हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के अंतर्गत पॉलिटी के दूसरे क्लास की तरफ चलेंगे और देखेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझने का प्रयास करें। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्वेश्चन आंसर सीरीज में ज़रूर ज्वाइन करें और डेली के जो 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, उन पे फोकस करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए है वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। ऑप्शन 3 है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार हैं। ऑप्शन 4 है पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसके लिए आपको विचार करना है। इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। इनमें पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो केवल 2 और 3 सही हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन में देखते हैं केवल 2 और 3 कौन से सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। तो आर्टिकल 280 याद रखना है जिसके तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। 3 में क्या है, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, ठीक है। ये कोई भी सिफारिश अगर देगा तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल सलाहकार का रूप में रहेगा। इसके एक्सप्लेनेशन में हम थोड़ा देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में 280 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना की गई है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, न कि सांविधिक है। पहले वित्त आयोग की स्थापना वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत किया गया था, न कि 1950 में। इस प्रकार कथन 1 और 4 गलत हैं और कथन 2 और 3 प्रश्न की सही व्याख्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है। ऑप्शन ए है तरुण बजाज, बी है टीएस तिरुमूर्ति, सी है अजय सेठ, डी हर्षवर्धन श्रृंगला। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन होगा इसमें आंसर। ऑप्शन ए है तरुण बजाज, बी टीएस तिरुमूर्ति, सी अजय सेठ, डी हर्षवर्धन श्रृंगला। यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति हैं। उन्होंने सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। टीएस तिरुमूर्ति 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं जो मई 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। ऑप्शन ए है 1911, बी 1913, सी 1914, डी 1919 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है बताइए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो इसका आंसर है 1913। 1913 में पहली बैठक बुलाई गई थी। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत विधान परिषद की स्थापना हो चुकी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें
आरक्षित हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब देखिए इसमें अनुसूचित जाति के कितने सीट आरक्षित हैं, अब बताइए। ऑप्शन ए है 38, बी 40, सी 44, डी 46, ई नन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 243 है, ध्यान में रखना है, 243 विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या है। बिहार विधानसभा में 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 2005, बी है 2006, सी 2009, डी 2014 और ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी 2006। ठीक है, बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण जो है 2006 में प्रदान किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, वर्ष 2006 में बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। राज्य सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रख्यापित किया है। इस अधिनियम में पंचायत के सभी स्तरों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? किस वर्ष झारखंड बनाने के लिए? 2000, 2001, 2004, 2005, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा आंसर? आप बताइए इसका आंसर। कब झारखंड और बिहार दोनों अलग हुए थे? बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, तो इसका आंसर है ए 2000। एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, झारखंड बनाने के लिए बिहार को 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग 18 जिलों को अलग करके झारखंड नामक एक अलग राज्य का गठन किया गया। तो कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को अलग किया गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, सी 8, डी 10 और ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर 7 है। बिहार में मानव विकास उपमिशन के अंतर्गत कुल 7 विभाग शामिल हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम देख लेंगे, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। ये विभाग हैं स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। तो कुल मिलाकर के 7 विभाग शामिल हैं बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत। बिहार विकास मिशन के अधीन सुशासन के कार्यक्रम के मिशन मोड में क्रियान्वयन हेतु 7 उप मिशन का गठन किया गया है, जिनमें एक मानव विकास उप मिशन भी शामिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों को हटाना, बी है वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, सी है विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है। इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे, नागरिकता अधिनियम 2019 का उद्देश्य,
2019 का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान में धार्मिक रूप से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 को हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रेफर्स टू द, ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आईटी पार्क इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में एक आईटी पार्क का निर्माण। ऑप्शन बी है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ऑप्शन सी है नई दिल्ली में एक वाणिज्यिक क्षेत्र का निर्माण। ऑप्शन डी है सभी मंत्रियों के लिए आवासों का निर्माण। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा इसका आंसर? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों के निर्माण को संदर्भित करता है। 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। नई इमारत का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को 2024 तक पूरा किया जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? ऑप्शन ए है जम्मू, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख, डी है कश्मीर और लद्दाख दोनों, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? इसका आंसर है सी, लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन में हम देखेंगे। जम्मू और कश्मीर राज्य विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की अपनी कोई विधायिका नहीं है। केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए संविधान से अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का फैसला लिया। इस संदर्भ में संसद ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पारित कर दिया। यह विधेयक जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित राज्य बनाने का प्रावधान करता है। प्रश्न के विकल्प ए तथा बी में जम्मू और कश्मीर को अलग अलग दिया है वो कि उचित नहीं है। जम्मू और कश्मीर सम्मिलित रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन को देखा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखना है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस पे फोकस करना है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आप जितना क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको समझ में आएगा कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है। तो आप ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें और अच्छा स्कोर करें एग्ज़ाम में, हमारी यही उम्मीद है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।